मंगल 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 हो। सर, कारतूस पे जो ग्रीस लगाए वो गाय और सुअर की चर्बी से बनाए। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है सर, और सुअर मुसलमानों के लिए हराम। मंगल पांडे, अरे हम तो सिर्फ अपना शरीर बेचते हैं सिपाही जी, तुम लोग तो अपनी आत्मा बेचते हो। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आमिर खान की साल 2005 में आई फिल्म मंगल पांडे द राइजिंग के बारे में, जिसको वैसे द राइजिंग बल्लाड ऑफ मंगल पांडे के नाम से भी इंटरनेशनली जाना जाता है। जो फिल्म आधारित है साल 1857 की क्रांति के ऊपर, जब साल 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पहली बार खुलकर विरोध करने वाले मंगल पांडे की जिंदगी के ऊपर। मंगल पांडे को आज भारत के पहले फ्रीडम फाइटर के तौर पर याद किया जाता है, जिन्होंने पहली बार खुलकर आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आवाज उठाई और सरेआम उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का विद्रोह कर दिया था। और ये 1857 की क्रांति में एक चिंगारी बनकर सामने आई, जिसने पूरे देश में उस समय बिल्कुल एक अलग ही क्रांति ला दी थी। और उस समय माहौल ऐसा हो गया था कि लोगों को ये लगने लगा था कि अब इंडिया बहुत जल्द आजाद हो जाएगा। लेकिन उस समय कई चीजें ऐसी हुई कि मंगल पांडे के द्वारा शुरू की गई ये क्रांति बहुत ज्यादा नहीं फैल पाई और अंग्रेजों ने इसे दबा दिया था। इसकी एक वजह यह भी थी कि जिस तय समय पर मंगल पांडे को फांसी दी जानी थी, उसके 10 दिन पहले ही उन्हें फांसी दे दी गई थी। सिपाही 34वीं रेजिमेंट मुकाम बारकपुर, तुम्हें ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज में बगावत और सरकार के खिलाफ साजिश करने के जुर्म में मुजरिम करार दिया गया है। वक्त आ गया है अपना वचन निभाने का, वक्त आ गया है मारने या मर जाने का। अल्लाह बोल। और उस समय देश भर से क्रांतिकारी इकट्ठे हो पाते और ये चिंगारी एक भयानक आग का रूप लेती कि अंग्रेजों ने इसके पहले ही इसे शांत कर दिया था। फिल्म मंगल पांडे द राइजिंग में मंगल पांडे की जिंदगी के कई पहलू दिखाने की कोशिश की गई है, लेकिन सच्चाई ये है कि फिल्म में दिखाए गए कई सीन तो बिल्कुल पूरी तरह से गलत हैं, लेकिन कई सीन बिल्कुल पूरे सही हैं। तो आखिर ये कौन से सीन थे और मंगल पांडे की जिंदगी से जुड़े हुए कौन से पहलू हमें फिल्म में देखने के लिए नहीं मिले हैं? कैसे भारत के पहले फ्रीडम फाइटर की लाइफ के ऊपर ये फिल्म बनने में 17 साल से भी ज्यादा का समय लग गया था, जहां पहले फिल्म में अमिताभ बच्चन और बाद में संजय दत्त मंगल पांडे का ये रोल निभाने वाले थे। लेकिन बाद में कैसे ये फिल्म आमिर खान के हिस्से में आई और जो आमिर खान पहले शाहरुख खान की फिल्म अशोका को लेकर उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे थे, जिस आमिर खान का उस समय ये कहना था कि शाहरुख खान की फिल्म अशोका में हिस्टोरिकल इवेंट के साथ में बहुत छेड़खानी की गई है और ये उन्हें पसंद नहीं आई है। इसके बाद भी आगे चलकर आमिर खान ने शाहरुख खान की एक बेहतरीन फिल्म देवदास को भी क्रिटिसाइज किया था और कहा था कि ये फिल्म भी उन्हें कुछ खास पसंद नहीं आई है। उन्हीं आमिर खान के द्वारा बनाई गई फिल्म मंगल पांडे को आखिर क्यों लोगों ने क्रिटिसाइज किया और फिल्म को वो सराहना नहीं मिल पाई जो ये फिल्म डिजर्व करती थी? तो आखिर क्यों फिल्म को उस समय क्रिटिक्स ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था और आमिर खान इसको बनाने में कहाँ चूक गए थे? तो इस वीडियो में हम आपको फिल्म के बारे में तो बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन मंगल पांडे के बारे में भी आपको कई रियल बातें बताएंगे। कैसे उस समय मंगल पांडे के नाम से पूरी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डरने लगी थी और उनके सरनेम पांडे को अंग्रेज उसको विद्रोह मानने लगे थे। और उस समय अगर कोई भी सेना में पांडे या पांडी वर्ड बोलता तो उसको अंग्रेज विद्रोह मानते थे। और उस समय वाकई में मंगल पांडे के द्वारा शुरू की गई इस क्रांति के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये लगने लगा था कि अगर सारे भारतीय एकजुट होकर उनसे लड़ेंगे तो उन्हें भारत छोड़कर तुरंत जाना पड़ेगा, क्योंकि उस समय अंग्रेजों ने एक ब्राह्मण सोल्जर की सनक को देख लिया था जिसने अपने धर्म के लिए अपनी जान देना स्वीकार किया। और उस समय अंग्रेजों को यह अंदाजा हो गया था कि अगर एक मंगल पांडे अपने धर्म के लिए अपनी जान दे सकता है तो ऐसे हजारों और लाखों लोग हैं। इस वजह से अगर उन्हें भारत में लंबे समय तक राज करना है तो भारत के लोगों को धर्म और जाति में उन्हें बांटना ही पड़ेगा। और अंग्रेज उस समय ये बात भारत को छोड़ते छोड़ते टाइम पर भी कर गए, जब उस समय 1947 में उन्होंने भारत के 2 टुकड़े कर दिए और एक बना भारत और दूसरा बना पाकिस्तान। और उस समय देश को आजाद करते टाइम पर भी ये अंग्रेजों की रणनीति थी कि वो देश तो आजाद कर देंगे लेकिन इसके 2 टुकड़े करके जाएंगे, जिससे ये दोनों ही देश एक दूसरे से हमेशा हमेशा के लिए लड़ते रहेंगे और ज्यादा तरक्की नहीं कर पाएंगे। खैर, मैं शायद कुछ ज्यादा ही भावनाओं में बह गया। चलिए फिल्म के बारे में बात करते हैं। मंगल पांडे द राइजिंग रिलीज होती है साल 2005 में इंडिपेंडेंस डे के मौके पर 12 अगस्त को। उस समय मंगल पांडे के अगले ही हफ्ते यानी कि 19 अगस्त को बॉबी देओल, प्रियंका चोपड़ा और बिपाशा बासु की फिल्म रिलीज हुई थी बरसात। और मंगल पांडे के 2 हफ्ते बाद सलमान खान की फिल्म नो एंट्री और श्रेयस तलपड़े की फिल्म इकबाल रिलीज हुई थी। मंगल पांडे की यह पूरी कहानी तैयार की थी एक इंडियन ब्रिटिश राइटर फारूक धोंडी ने, जिन्होंने पूरी कहानी इंग्लिश में लिखी थी।
आगे चलकर इसका स्क्रीन प्ले भी उन्होंने इंग्लिश में लिखा था और इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया था रंजीत कपूर ने। वैसे आपको बता दें कि मंगल पांडे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही एक साथ शूट हुई है। डायरेक्शन की कमान संभाली थी केतन मेहता ने, जो एक जाने माने डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर रहे हैं। जहां केतन मेहता 80 के दशक से ही लगातार फिल्में बनाते आ रहे थे और उन्होंने अपने करियर में कई अलग तरह की फिल्में बनाई हैं। जहां केतन मेहता ने अपने करियर की पहली फिल्म बनाई थी एक गुजराती फिल्म भवानी भवई, जो फिल्म बहुत ज्यादा चली थी। आगे चलकर उन्होंने आमिर खान के साथ में 1988 में आई कयामत से कयामत तक के पहले 1984 में उनके साथ में होली फिल्म बनाई थी। इसके अलावा उन्होंने हीरो हीरा लाल, माया मेम साहब, सरदार, ओ डार्लिंग ये है इंडिया और आर या पार जैसी कई फिल्में बनाई हैं। जहां मंगल पांडे के ऊपर ये फिल्म बनाने के पहले केतन मेहता ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जिंदगी के ऊपर फिल्म बनाई थी 1993 में सरदार के नाम से, जिसमें हमें परेश रावल नजर आए थे और इस फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला था। और मंगल पांडे के बाद उन्होंने मांझी द माउंटेन मैन और रंगरसिया जैसी फिल्में बनाई हैं। इसमें हमें नजर आए थे आमिर खान, रानी मुखर्जी, अमीषा पटेल, किरण खेर, मुकेश तिवारी और शहबाज खान। इसके अलावा फिल्म में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर और सिपाही के तौर पर हमें ब्रिटेन के कई एक्टर्स भी नजर आए थे। जैसे इसमें आमिर खान के दोस्त कैप्टन विलियम गॉर्डन के रोल में हमें टॉबी स्टीफेंस नजर आए थे, जो ब्रिटेन के रहने वाले हैं। इसके अलावा कैप्टन ह्यूसन के रोल में हमें बेन नीलोन भी नजर आए थे, जिनको आपने इसके पहले आमिर खान के साथ में ही फिल्म लगान में भी देखा होगा। इसके अलावा हमें कई और ऐसे ब्रिटेन के एक्टर्स नजर आए थे और फिल्म का म्यूजिक कंपोज किया था AR रहमान ने। जहां इसके म्यूजिक एल्बम में गानों के सारे वर्जन्स को मिलाकर टोटल 8 गाने रखे गए थे, लेकिन उस समय फिल्म के गाने उतने ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाए थे। केवल फिल्म का टाइटल सॉन्ग मंगल मंगल बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था और इसके म्यूजिक एल्बम में मंगल मंगल गाने के टोटल 3 वर्जन रखे गए थे। इसके अलावा और बाकी गाने थे ताके ताके, रसिया, मैं वारी वारी, होली रे और अल मदद मौला। हालांकि उस समय फिल्म के म्यूजिक को AR रहमान कंपोज कर रहे थे और लोगों को इसके म्यूजिक से बहुत ज्यादा उम्मीदें थीं, लेकिन ये म्यूजिक एल्बम AR रहमान के पिछले बाकी म्यूजिक एल्बम्स के जैसे लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया था। इन गानों के लिरिक्स लिखे थे जावेद अख्तर ने और गानों में आवाजें थीं कैलाश खेर, उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति, रीना भारद्वाज, सुखविंदर सिंह, ऋचा शर्मा, बॉनी चक्रवर्ती और AR रहमान की। चलिए एक नजर डालते हैं इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर। तो उस समय फिल्म मंगल पांडे द राइजिंग एक मच अवेटेड फिल्म थी, क्योंकि इसमें आमिर खान हमें अपनी साल 2001 में आई फिल्म लगान और दिल चाहता है कि लगभग 4 साल बाद नजर आने वाले थे। जहां ये फिल्म अपने अनाउंस होने के बाद से ही लोगों के बीच में लगातार चर्चा का विषय बनी रही और इसको भारी भरकम बजट में बनाया गया था। जहां इसका टोटल बजट रखा गया था लगभग 37 करोड़ रुपए और उस समय फिल्म ने इंडिया में कलेक्शन किया था लगभग 27 करोड़ 86 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड में इसने लगभग 53 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। और इसके कलेक्शन को देखते हुए ये उस समय एक फ्लॉप फिल्म रही थी। जहां आमिर खान जैसे सुपरस्टार के होने के बावजूद भी ये फिल्म इंडिया से अपने बजट को भी रिकवर नहीं कर पाई थी। फिल्म को उस समय लगभग 675 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था और ये फिल्म सिनेमा हॉल में देखने के लिए लगभग 83,36,000 लोग आए थे। वैसे यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि मंगल पांडे ने उस समय कलेक्शन तो अच्छा किया था, लेकिन इसका बजट काफी ज्यादा था। तो भले ही उस समय ये अपने इतने भारी भरकम बजट को रिकवर ना कर पाई हो, लेकिन ये पैसे कमाने के मामले में इस साल चौथे नंबर पर रही थी। वैसे 2005 में हमें एक से बढ़कर एक फिल्में देखने के लिए मिली थीं, जहां इस साल पहले नंबर पर फिल्म थी सलमान खान की नो एंट्री, तो वहीं दूसरे नंबर पर थी अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी की बंटी और बबली, तीसरे नंबर पर थी अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम की फिल्म गरम मसाला, चौथे नंबर पर थी मंगल पांडे द राइजिंग और 5वें नंबर पर थी सलाम नमस्ते। फिल्म मंगल पांडे द राइजिंग को IMDb पर लगभग 11,000 से भी ज्यादा लोगों ने 6.5 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी हुई है। अब देखो, मंगल पांडे को भले ही भारत के फर्स्ट फ्रीडम फाइटर के तौर पर याद किया जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि उनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी अवेलेबल नहीं है, ना ही किताबों में और ना ही इंटरनेट पर। तो मंगल पांडे के बारे में बहुत सारे लोगों के अपने अपने अलग विचार हैं। जैसे कहा जाता है कि उनका जन्म उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के नेगवा गांव में हुआ था, लेकिन आपको बता दें कि उनके एग्जैक्ट गांव के बारे में भी 4 गांव अलग अलग ये दावा करते हैं कि मंगल पांडे का जन्म यहां पर हुआ था। ऐसे ही उनके परिवार के वंशज के तौर पर भी कई लोग अलग अलग ये दावा करते हैं कि वो मंगल पांडे के परिवार के ही वंशज हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में और उनके बैकग्राउंड के बारे में बहुत ज्यादा एग्जैक्ट डिटेल कहीं पर भी मेंशन नहीं है। और उस समय जब केतन मेहता इसके ऊपर फिल्म बनाने के लिए रिसर्च कर रहे थे, तो उन्हें मंगल पांडे के बारे में 2 पन्नों से ज्यादा कोई जानकारी नहीं मिली।
जिनमें से ज्यादातर जानकारी मंगल पांडे के द्वारा बैरकपुर में किए गए केवल और केवल विद्रोह के बारे में ही थी, जहां मंगल पांडे बंगाल के बैरकपुर में 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में सिपाही थे। उस समय सारी चीजें बिल्कुल सही जा रही थीं और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के नाम पर भारत में अपने पैर धीरे धीरे पसारती जा रही थी, जहां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर व्यापार के नाम पर कई नशीले पदार्थों की खेती करवाती और ऐसे कई और काम भी कर रही थी। उस समय कंपनी को भारत में काम करते करते लगभग 100 साल से ज्यादा हो चुके थे और कंपनी की पोजीशन इतनी ऊंची हो गई थी कि कोई भी भारतीय इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता था, और जो आवाज उठाने की कोशिश भी करता था उसको तुरंत गोली मार दी जाती थी, क्योंकि कंपनी की खुद की अपनी एक आर्मी भी बन चुकी थी। और इसी आर्मी की एक टुकड़ी का हिस्सा मंगल पांडे भी थे, जहां उन्होंने 1849 में सिपाही के तौर पर इस आर्मी को ज्वाइन किया था और लगभग 8 सालों तक मंगल पांडे इसमें सिपाही के तौर पर काम करते रहे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लड़ते रहे। उस समय आलम यह था कि भारत में लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी और कंपनी में सिपाही की पोजीशन मिलना एक बड़े ही गर्व की बात होती थी। इसको आप ठीक वैसे ही मान सकते हैं जैसे कि आज के टाइम पर किसी की सरकारी नौकरी लग जाए तो लोग उसको कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। सेम यही आलम और यही मानसिकता उस समय भी थी जब कोई भी ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन करते टाइम पर अपने आप में गर्व महसूस करता था, जहां अंग्रेजी ऑफिसरों के हुक्म पर ये सारे भारतीय सिपाही लाल ड्रेस पहनकर बिल्कुल तनकर खड़े होते थे, लेफ्ट राइट करते हुए और अपने हाथों में बंदूकें उठाए हुए। ये उस समय समझते थे कि इनसे बड़ा और कोई है ही नहीं है। तो ये उस समय लोगों की मानसिकता ही कुछ ऐसी थी और मंगल पांडे भी इन्हीं में से एक थे, जो वैसे तो बलिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, लेकिन इस आर्मी के लिए वो अपना घर छोड़कर बंगाल के बैरकपुर में शिफ्ट हो गए थे और यहाँ तक चीजें बहुत अच्छी चल रही थी, दूर दूर तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन मेन प्रॉब्लम तब से हुई जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आर्मी के जवानों को पुरानी राइफल के बदले एक नई राइफल देना शुरू की, जिस नई राइफल का नाम था इनफील्ड राइफल, और ये उस समय के हिसाब से बहुत ही आधुनिक थी, जो बहुत जल्दी लोड हो जाती थी और इसकी मारक क्षमता भी काफी दूर तक और बहुत अच्छी थी। जहां इसको चलाने का नियम कुछ ऐसा था कि सिपाही अपने दांत से इस कारतूस को काटेगा और बारूद इसमें भरेगा। इस राइफल को चलाने की टेक्निक कुछ ऐसी थी कि इसमें कारतूस लगाने के पहले उन कारतूसों को काफी चिकना करना पड़ता था। इस वजह से इसके ऊपर एक बहुत ही गाढ़ा और काफी चिपचिपा पदार्थ लगाया जाता था और उस समय सिपाहियों के बीच में ये बात फैल गई कि इसके कारतूस में यह चिपचिपा पदार्थ गाय और सुअर की चर्बी से बनाया जाता है। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में उस समय हिंदू सिपाही भी थे और मुस्लिम सिपाही भी थे, और हिंदू धर्म में हमेशा से ही गाय को बहुत ज्यादा पवित्र माना गया है और लोग इसकी पूजा भी करते हैं। और मुस्लिमों की अगर बात करें तो गाय को वो एक जानवर के जैसे ही देखते हैं, लेकिन वो लोग सुअरों को बहुत ज्यादा अशुद्ध मानते हैं। तो उस समय जब बिल्कुल आग की तरह ये बात फैल गई कि इन नए कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का यूज हो रहा है, तो बस यहीं से हिंदू सिपाही और मुस्लिम सिपाही इन दोनों के दिमाग में ये बात थी कि अगर इन कारतूसों को वो अपने मुंह से खोलेंगे तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। और उस समय सिपाहियों ने अंग्रेजी सेना से इन कारतूसों को अपने मुंह से खोलने से मना कर दिया। हालांकि उस समय अंग्रेजी हुकूमत का इस बारे में ये कहना था कि इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी नहीं है, इन कारतूसों में ये जो चिपचिपा पदार्थ है वो और कुछ नहीं बल्कि ग्रीस है। हालांकि अंग्रेजी हुकूमत ने सिपाहियों का भरोसा जीतने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो भरोसा नहीं जीत पाए। हालांकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा दिए गए इस बयान में उस समय कितनी सच्चाई थी या नहीं थी, इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन उस समय कंपनी का ये रूल था कि जो चीज कंपनी को बहुत ज्यादा सस्ती पड़ती थी, कंपनी उसी का यूज करती थी। और उस समय कंपनी को गाय और सुअर की ये चर्बी काफी सस्ते दामों में और काफी आसानी से मिल जाती थी, इस वजह से वो इसका यूज कर रहे थे। और मंगल पांडे जो बिल्कुल एक शुद्ध ब्राह्मण थे, उन्हें जब पता चलता है कि उन्होंने ऐसे कारतूस को अपने मुंह में डाला है जिसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी थी, तो इसके बाद तो मंगल पांडे ने बिल्कुल अपना आपा खो दिया और पहली बार अंग्रेजी सेना के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। हालांकि उस समय मंगल पांडे के सपोर्ट में पीछे से तो उनकी बटालियन के कई भारतीय सैनिक शामिल थे, लेकिन जब अंग्रेज सिपाही उनके सामने आए तो भारतीयों में से कोई भी विद्रोह के लिए आगे नहीं आया। आगे आए तो केवल मंगल पांडे, जिनका दिमाग बिल्कुल पूरी तरह से घूम गया था। उनके माथे पर खून सवार था और वो मरने और मारने पर उतारू थे। जहां मंगल पांडे ने अपनी राइफल से अंग्रेजी सेना के ऊपर कुछ गोलियां चलाई, लेकिन उनकी राइफल पुराने जमाने की थी और वो बहुत ज्यादा गोलियां नहीं चला पाए। इसके बाद उन्होंने अपनी तलवार निकाली और अपनी तलवार से वार किया, लेकिन जब मंगल पांडे ने देखा कि बहुत सारे अंग्रेजी सिपाही उनके सामने आ रहे हैं और वो अकेले इन सब का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, तो मंगल पांडे ने अपनी राइफल को लोड किया और अपने पैर से उसका ट्रिगर दबा दिया, जिससे कि उसकी गोली उनके सीने और कंधे को छूती हुई निकल गई। मंगल पांडे यहाँ पर बुरी तरह से घायल हो गए और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाकर एडमिट करवाया गया।
जब मंगल पांडे बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो गए तो उनका कोर्ट मार्शल हुआ और वहां पर उनसे पूछा गया कि आखिर उन्होंने ये विद्रोह क्यों किया है और उनके साथ इस विद्रोह में और कौन कौन शामिल है। तो उस समय मंगल पांडे ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए अंग्रेजी अफसर की आंखों में आंखें डालते हुए कहा कि उनके साथ में इस विद्रोह में और कोई शामिल नहीं है और जो भी हुआ उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार हैं और हर सजा के लिए तैयार हैं। जहां मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई गई और मंगल पांडे के साथ में एक और भारतीय सिपाही को भी फांसी की सजा सुनाई गई, जिसने उस समय मंगल पांडे को पकड़ने के लिए अंग्रेजी ऑफिसर की बात नहीं मानी थी। उस समय मंगल पांडे के इस विद्रोह को रोकने के लिए अंग्रेजी ऑफिसर के आदेश पर शेख पलटू नाम के एक और भारतीय सैनिक ने मंगल पांडे को पीछे कमर से पकड़ने की कोशिश की थी और इस घटना के जस्ट बाद शेख पलटू का सेना में प्रमोशन हो गया था। और इसके बाद अंग्रेजों ने मंगल पांडे जिस बटालियन में थे 34th बटालियन, इसको भी खत्म कर दिया था और सारे भारतीय सिपाही अपने अपने घर चले गए थे। कहा जाता है कि ये भारतीय सिपाही उस समय अंग्रेजी सेना से इतने नाराज हो गए थे कि सेना छोड़ने के बाद घर जाते समय इन सब ने अपनी अपनी टोपी नीचे जमीन पर फेंकी और उसके ऊपर पैर रखकर निकल गए। तो ये थी मंगल पांडे की पूरी रियल कहानी। हो सकता है कि ये वीडियो आप में से कई लोगों को शायद अभी तक बोर लगा हो, लेकिन मैंने सोचा कि जब मंगल पांडे के बारे में वीडियो बना ही रहे हैं तो आपको काफी डिटेल में जानकारी दी जाए। तो उस समय मंगल पांडे के बारे में इतिहास के पन्नों में केवल इतनी ही जानकारी अवेलेबल थी। जहां अंग्रेजी हुकूमत इसको मात्र एक सैन्य विद्रोह मान रही थी तो भारतीय इसको आजादी के लिए किया गया पहला विद्रोह मान रहे थे। लेकिन इसके बाद अंग्रेजी हुकूमत सतर्क हो गई और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बदलकर अब पूरा ब्रिटिश राज ही भारत पर लागू कर दिया। और डायरेक्टर केतन मेहता इस आइडिया के ऊपर पिछले लगभग 17 सालों से फिल्म बनाने का प्रयास कर रहे थे। जहां पहली बार मंगल पांडे के ऊपर ये फिल्म अनाउंस हुई थी जिसको केतन मेहता डायरेक्ट करने वाले थे और फिरोज ए नाडियाडवाला इसको प्रोड्यूस कर रहे थे। जहां उस समय मंगल पांडे वाले रोल में अमिताभ बच्चन नजर आने वाले थे, उनके साथ में मीनाक्षी शेषाद्री, सुजाता मेहता और नसरुद्दीन शाह जैसे एक्टर्स भी नजर आने वाले थे। लेकिन उस समय ये वो समय था जब अमिताभ बच्चन की इमेज बिल्कुल एक कमर्शियल हीरो के तौर पर बनी हुई थी और उनकी मास मसाला फिल्में लोग बहुत ज्यादा पसंद करते थे। और उस समय मंगल पांडे एक हिस्टोरिकल फिल्म होने वाली थी और अमिताभ बच्चन इसमें मंगल पांडे का रोल निभाने वाले थे। लेकिन इस बात से डिस्ट्रीब्यूटर्स बिल्कुल भी खुश नहीं थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अमिताभ बच्चन को शायद हिस्टोरिकल मूवीज में लोग इतना पसंद ना करें। तो उस समय 1988 में अनाउंस हुए इस प्रोजेक्ट को डिस्ट्रीब्यूटर्स का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिला और ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के पहले ही बंद हो गया। ये तब की बात थी जब केतन मेहता ने नसरुद्दीन शाह के साथ में फिल्म हीरो हीरा लाल बनाई थी और ये फिल्म कमर्शियली काफी चली थी। और उस समय अमिताभ बच्चन भी इसमें हमें एक स्पेशल अपीयरेंस में नजर आए थे और केतन मेहता इन दोनों को ही मंगल पांडे में लेने का प्लान कर रहे थे। लेकिन अफसोस कि ये प्रोजेक्ट उस समय बंद हो गया। लेकिन इस प्रोजेक्ट के बंद हो जाने के बाद भी केतन मेहता अपनी कई और फिल्में तो बनाते रहे, लेकिन मंगल पांडे का ये आइडिया उनके दिमाग में कहीं ना कहीं घूमता ही रहा। और उस समय इसके बंद हो जाने के लगभग 7 साल बाद एक बार फिर से केतन मेहता ने ये फिल्म बनाने का डिसाइड किया। साल था 1995 का और उस समय फिल्म का टाइटल होने वाला था किस्सा कारतूस और इसमें मंगल पांडे का रोल निभाने वाले थे संजय दत्त। जहां फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ और इसमें संजय दत्त के साथ में मनीषा कोइराला भी नजर आने वाली थीं। लेकिन उस समय संजय दत्त के कई बार जेल आने जाने की वजह से ये प्रोजेक्ट बंद हो गया था और फाइनली इसके भी लगभग 10 साल बाद ये फिल्म बनी आमिर खान के साथ में, जिसमें हमें रानी मुखर्जी और अमीषा पटेल भी नजर आईं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो डायरेक्टर केतन मेहता ने इस आइडिया के ऊपर काफी साल अपने बिताए हैं और फाइनली 2003 में उन्होंने आमिर खान के साथ में फिल्म के ऊपर काम करना शुरू किया था और इसको बनने में लगभग 2 साल का समय लग गया। उस समय इस छोटे से आइडिया को पूरी कहानी और स्क्रीन प्ले के तौर पर तैयार किया था फारूक धोंडी ने। जहां इस इंसिडेंट के आगे पीछे उन्होंने उस समय की सिचुएशन और बहुत सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कई इंसिडेंट काल्पनिक भी रखे थे। जैसे उस समय के इतिहासकारों की अगर माने तो उस समय अंग्रेजी हुकूमत ने अपने सिपाहियों के लिए जगह जगह पर वैश्यालय खोले थे, जहां अक्सर ये सिपाही इन वैश्याओं के पास में जाते थे और फिल्म में भी हमें ये देखने के लिए मिलता है। और मंगल पांडे वहां जाते थे या नहीं, इस बारे में कोई भी जानकारी कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। तो उस समय की सिचुएशन को देखते हुए ये भी हो सकता है कि वो जाते हों और ये भी हो सकता है कि वो बिल्कुल भी ना जाते हों। तो यहाँ पर फिल्म में आमिर खान और रानी मुखर्जी का जो भी एंगल हमें देखने के लिए मिलता है वो पूरी तरह से काल्पनिक था। ये केवल फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए था, जिससे कि इसकी सारी कड़ियां एक दूसरे से आपस में जुड़ें। इसके अलावा उस समय अक्सर भांग पीने का भी कल्चर था, जो भी इतिहासकारों ने कहीं ना कहीं मेंशन किया है। लेकिन अब मंगल पांडे भांग पीते थे या नहीं पीते थे, इस बारे में कहीं पर भी कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हम इस बारे में कोई भी कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन फिल्म मेकर्स ने इसमें मंगल पांडे को भी भांग पीते हुए दिखाया है,
जो भी पूरी तरह से काल्पनिक है और यहाँ पर भी ये सिनेमैटिक लिबर्टी ली गई है। यहाँ तक कि उस समय जब मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल चल रहा था और उन्हें फांसी की सजा सुनाई जा रही थी, तब उस समय भी कई सिपाहियों का और अंग्रेजी हुकूमत का ये कहना था कि मंगल पांडे किसी तरह के पदार्थ के नशे में थे और वो नशीला पदार्थ भांग था। अब इस बारे में भी कितनी सच्चाई है या नहीं हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि इसमें मंगल पांडे को वेश्याओं के पास में जाते हुए दिखाया गया है और भांग पीते हुए दिखाया गया है। और उस समय फिल्म में रखे गए इन सारे सीन्स को लेकर देश भर में लोगों ने फिल्म का विरोध किया कि मंगल पांडे जैसे पहले फ्रीडम फाइटर को फिल्म मेकर्स इस तरह से दिखा रहे हैं जिसके बारे में उनके पास में कोई भी साक्ष्य नहीं है। और ये बात सच है कि मंगल पांडे के बारे में इस बारे में कोई भी जानकारी कहीं पर भी नहीं है, लेकिन फिर भी फिल्म मेकर्स ने ये सारे सीन इसमें रखे थे। और फिल्म में रखे गए इन सारे सीन्स की वजह से उस समय भारतीय जनता पार्टी ने और कई जगह पर समाजवादी पार्टी ने विरोध किया था। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी ने फिल्म को बैन करने की मांग राज्यसभा में तक की थी और उत्तर प्रदेश ने भी फिल्म के ऊपर बैन की मांग की थी। यहाँ तक कि बलिया जिले में जहाँ पर मंगल पांडे का जन्म हुआ था, ट्रेन रोकी, हाईवे पर प्रदर्शन किया और जहाँ जहाँ पर जिन जिन स्टोर्स में मंगल पांडे की कैसेट थी उनको जला दिया और उनको तोड़ दिया। और फिल्म के विरोध में जगह जगह उस समय ऐसी चीजें देखने के लिए मिल रही थीं। लेकिन ना तो जो विद्रोह कर रहे थे उनके पास में एक ठोस रीजन था कि मंगल पांडे ने ऐसा किया था या नहीं, और ना ही फिल्म मेकर्स के पास में कोई साक्ष्य था कि उन्होंने जो दिखाया है वो सही है या नहीं। इस वजह से बाद में फिल्म मेकर्स ने इसको पूरी तरह से फिक्शन माना और बाद में फाइनली ये फिल्म रिलीज हुई। तो उस समय फिल्म मंगल पांडे के जगह जगह पर हो रहे विद्रोह का फर्क भी इसके कलेक्शंस के ऊपर पड़ा था। एक्चुअली पहले फिल्म की कहानी काफी अलग होने वाली थी। जहां पहले फिल्म में आमिर खान की लव स्टोरी हमें एक अंग्रेजी मैडम के साथ देखने के लिए मिलने वाली थी, लेकिन जब आमिर खान ने ये कहानी पढ़ी तो उन्होंने फिल्म मेकर्स को ये सजेस्ट किया कि इसमें लव स्टोरी अंग्रेजी मैडम के साथ नहीं बल्कि किसी इंडियन लड़की के साथ में दिखाई जानी चाहिए, जिससे लोग बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो बाद में इसकी कहानी और इसके किरदारों को बदलकर इसमें वैश्या हीरा का ये किरदार रखा गया था, जो फिल्म में फाइनली रानी मुखर्जी ने निभाया था। वैसे आपको बता दें कि फिल्म में सबसे पहले लीड एक्ट्रेस के तौर पर ऐश्वर्या राय को साइन किया गया था, जो पहले फिल्म में एक सती महिला ज्वाला का किरदार निभाने वाली थी। लेकिन आगे चलकर कुछ क्रिएटिव डिफरेंस की वजह से ऐश्वर्या राय ने ये फिल्म छोड़ दी थी। हालांकि उस समय ऐश्वर्या राय ने ये फिल्म साइन कर ली थी और फिल्म के लिए शूटिंग भी स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन इसकी शूटिंग स्टार्ट होने के कुछ दिन पहले ही ऐश्वर्या राय ये फिल्म छोड़कर चली गई थी। हालांकि आगे चलकर कई बार जब ऐश्वर्या राय से ये पूछा गया कि उन्होंने आखिर ये फिल्म क्यों छोड़ी थी, तो उन्होंने जवाब दिया कि वो ये फिल्म करने वाली थी, लेकिन फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होने के एक दिन पहले भी इसके मेकर्स इस रोल के बारे में बिल्कुल भी क्लियर नहीं थे। तो वहीं उस समय न्यूज़पेपर्स में और मैगजीन में आने वाली खबरों में ये छापा गया कि ऐश्वर्या राय के मैनेजर और फिल्म के मेकर्स के बीच में ऐश्वर्या राय की फीस को लेकर प्रॉब्लम हुई, इस वजह से ऐश्वर्या राय ने ये फिल्म छोड़ दी थी। हालांकि इस बारे में ऐश्वर्या राय ने आगे चलकर ये कहा कि इसके मेकर्स कई बार ऐश्वर्या राय से इसके लिए माफी भी मांगते रहे। खैर, ऐश्वर्या राय के फिल्म से बाहर हो जाने के बाद में ये फिल्म ऑफर हुई रानी मुखर्जी को, जहां रानी मुखर्जी को फिल्म में दोनों ही रोल ऑफर किए गए थे कि या तो वो फिल्म में एक वैश्या का रोल निभा सकती हैं या फिर सती महिला का रोल निभा सकती हैं। हालांकि इस समय तक भी स्क्रिप्ट में जो वैश्या वाला रोल है वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, वो बस स्पेशल अपीयरेंस होने वाला था, और उस समय फिल्म में सती वाला ये रोल काफी बड़ा होने वाला था। लेकिन जब रानी मुखर्जी ने फिल्म में इन दोनों ही किरदारों के बारे में सुना तो वो फिल्म में वैश्या वाला रोल निभाने के लिए तैयार हो गईं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इस रोल में फिल्म के हिसाब से काफी वेटेज है और इसमें वो आमिर खान के अपोजिट नजर आएंगी। तो जब रानी मुखर्जी ने फिल्म में ये वैश्या वाला रोल साइन किया तो बाद में इस रोल को थोड़ी और बढ़ाया गया, जहां अब इस किरदार के लिए फिल्म में 1-2 गाने भी ऐड किए गए थे। और बाद में फिल्म में सती महिला वाले इस रोल के लिए आमिर खान ने ही अमीषा पटेल का नाम फिल्म के मेकर्स को रिकमेंड किया था। जहां अगर आपने गौर किया हो तो ये अमीषा पटेल की पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें वो हमें बिल्कुल बिना मेकअप के नजर आई थी, और अमीषा पटेल के फिल्म में बिना मेकअप के नजर आने वाला ये आइडिया आमिर खान का ही था। उस समय फिल्म मंगल पांडे को स्टार्ट होने में इसलिए भी ज्यादा समय लग गया क्योंकि आमिर खान ने इसके लिए अपनी ये रियल में मूछें उगाई थी और अपने इतने बड़े बाल भी बढ़ाए थे। हालांकि फिल्म की शूटिंग जल्दी स्टार्ट करने के लिए आमिर खान यहाँ पर नकली मूछें लगा सकते थे और बालों के लिए विग भी लगा सकते थे, लेकिन आमिर खान हमेशा से ही अपनी फिल्मों और अपने किरदारों को लेकर इतने सीरियस रहते हैं कि वो इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। तो आमिर खान ने उस समय अपने इस किरदार के लिए ये मूछें बढ़ाई और अपने इतने बड़े बाल रखे थे, तब जाकर फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हुई थी। कुछ ऐसा ही परफेक्ट काम आमिर खान ने अपनी फिल्म दंगल के लिए भी किया था, जब उन्होंने अपना वाकई में इतना ज्यादा वजन बढ़ा लिया था।
और उस समय तो आमिर खान ने फिल्म दिल चाहता है की थी और उस समय उनके बाल बहुत ज्यादा छोटे थे तो इनको बढ़ने में भी काफी समय लग गया था। और उस समय 2002 में उनकी पहली पत्नी रीना से डिवोर्स भी हुआ था, इस वजह से भी आमिर खान ने ये ब्रेक लिया था। फिल्म में रानी मुखर्जी के कई आपत्तिजनक सीन रखे गए थे जिनको लेकर भी उस समय काफी कंट्रोवर्सी और इसका विरोध हुआ था कि फिल्म मेकर्स ने एक ऐतिहासिक फिल्म को बर्बाद कर दिया है और इसको इस तरह से तोड़ मरोड़ कर दिखाया है। वैसे आपको बता दें कि पहले साल 1975 में भी मंगल पांडे की जिंदगी के ऊपर धर्मेंद्र एक फिल्म बनाने वाले थे जिसमें धर्मेंद्र मंगल पांडे का ये रोल निभाने वाले थे और उनके साथ में संजय खान और योगिता बाली भी नजर आने वाली थीं। यहाँ तक कि हेमा मालिनी उस समय इसमें स्पेशल अपीयरेंस में नजर आने वाली थीं और इसका टाइटल होने वाला था मेरे देश की धरती, जिसका उस समय काफी जोर शोर से अनाउंसमेंट हुआ था और फिल्मी पत्रिकाओं में भी इसके बारे में कई खबरें छापी गई थीं। लेकिन आगे चलकर ये प्रोजेक्ट बजट इशू के चलते स्टार्ट नहीं हो पाया था। हालांकि आगे चलकर साल 1983 में एक फिल्म शत्रुघ्न सिन्हा की मंगल पांडे के नाम से बनाई गई थी, लेकिन उस समय फिल्म का टाइटल बस मंगल पांडे था, इसका मंगल पांडे की जिंदगी से कुछ भी लेना देना नहीं था। और जब आमिर खान के साथ में ये फिल्म बनने वाली थी तो पहले इसका टाइटल मंगल पांडे ही सोचा गया था, लेकिन बाद में शत्रुघ्न सिन्हा की इस फिल्म के टाइटल मंगल पांडे को देखते हुए आमिर खान की फिल्म का टाइटल मंगल पांडे द राइजिंग रखा गया था। उस समय फिल्म मंगल पांडे द राइजिंग के लिए आमिर खान को बेस्ट एक्टर के फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेशन भी मिला था, लेकिन आमिर खान बेस्ट एक्टर का ये अवार्ड नहीं जीत पाए थे। ये अवार्ड मिला था इस साल अमिताभ बच्चन को उनकी फिल्म ब्लैक के लिए। तो दोस्तों ये तो बात हुई मंगल पांडे की जिंदगी से जुड़े और फिल्म से जुड़े अननोन फैक्ट्स के बारे में। वैसे आमिर खान का काम मुझे इसमें काफी पसंद आया था, लेकिन फिल्म की कुछ चीजें मुझे भी पसंद नहीं आई थी। वैसे आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी, और अगर आप में से किसी ने इसको उस समय थिएटर में देखा हो तो हमें थिएटर का नाम और शहर का नाम भी जरूर बताना। और इसके बारे में और मंगल पांडे के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें अपनी राय जरूर मेंशन करना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।